चलिए, अब देखिए जो हमारा सबसे पहला दिन आज हम लोग सबसे पहला दिन आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री का। बिल्कुल बेसिक से लेकर के चलेंगे। ये जो आप देख रहे हैं, जो पीपीटी हमारा बना हुआ है, यहाँ जो इतिहास का जो महत्व देख रहे हैं, हिस्ट्री का डिफिनेशन तो हम लोग देखेंगे ही, लेकिन सबसे पहले देखते हैं इतिहास हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों पढ़ना होता है हमको। आपको क्या लगता है क्यों पढ़ना होता है हिस्ट्री? जानने के लिए या एग्जाम निकालने के लिए? या एग्जाम निकालने के लिए पढ़ना पड़ता है मजबूरी में? है, मजबूरी में पढ़ना पड़ता है? इंटरेस्टेड है हिस्ट्री के लिए? नहीं। देखिए, हिस्ट्री एक ऐसा चीज होता है ना जो अपने आप को रिपीट करता है। पास्ट में जो गलतियां आपने की हैं, वो गलतियां इंसान फिर दोबारा ना करे, इसके लिए आदमी को हिस्ट्री पढ़ना बहुत जरूरी है। क्योंकि जिसको हिस्ट्री पता नहीं होता ना, मतलब कहते हैं जिनको अपना पास्ट नहीं पता होता है, वो अपना प्रेजेंट जरूर खराब करता है। और अगर आप चाहते हैं कि हमारा प्रेजेंट अच्छा हो और फ्यूचर भी बेहतर हो, वो मिस्टेक हम ना करें जो ऑलरेडी पहले हम लोग कर चुके हैं। अच्छा, वैसे हिस्ट्री का कोई डेफिनेशन आपके मन में है? इतिहास का कोई एक परिभाषा? नहीं हो पा रहा है? जैसे नॉर्मली जो कहते हैं कि वर्तमान के प्रकाश में अतीत का अध्ययन। हिस्ट्री के बारे में अगर शॉर्ट में अगर आप देखना चाहते हैं, इसका डेफिनेशन देखिए। ओ सॉरी, देखिए कहा जाता है, देखिए चेंज क्यों नहीं हो रहा है भाई? अब तो ठीक तो है, तो कुछ क्या हो गया? देखिए तो क्यों नहीं चेंज हो रहा है? हो ही नहीं रहा है चेंज। हम्म? नहीं, थोड़ा जैसे ये है। नहीं, कलर ठीक है, कलर में कोई इशू नहीं है। नहीं, वो तो सेलेक्ट किया हुआ है हमारा। हाँ, अब ठीक है। इससे लिखते हैं मोटा लिखा था, इससे लिखाते हैं पतला लिखा था। चलिए ठीक है। देखिए, इसका जो डिफिनेशन है, ऐसे तो जगह है नहीं कहीं पे लिखने के लिए, हम लेकिन आपको थोड़ा सा साइड में लिख लेते हैं। कहा जाता है वर्तमान के प्रकाश में अतीत का अध्ययन। ये हिस्ट्री का डिफिनेशन वैसे बहुत सारा हो सकता है, लेकिन ये एक डिफिनेशन आपको बता रहे हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि जो चीज आप अभी अपने बारे में सोचते हैं, सब कुछ, चाहे वो राजनीतिक विषय हो, चाहे वो आर्थिक विषय हो, चाहे वो सामाजिक विषय हो, हम अभी के नजरिए के हिसाब से पास्ट के बारे में सोचते हैं। हम तुलना किस में करते हैं? अभी के हिसाब से। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, अभी के हिसाब से अगर कोई आदमी पॉलीगैमी करता है, यानी कि एक आदमी कई सारा शादी करता है, तो क्या उसको हम सही मानेंगे? मतलब कोई एक पुरुष कई सारे महिलाओं से उनकी वैवाहिक संबंध हो, क्या अभी के समाज इसको एक्सेप्ट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। एक समय सती प्रथा था, विधवा प्रथा था, दास प्रथा था, समाज में बहुत सारी कुरीति था, उस समय चलता था। पर उस कुरीति को अगर अभी के हिसाब से देखते हैं तो लगता है बहुत गलत है, बिल्कुल ठीक भी नहीं हो रहा है। अभी के हिसाब से सोचते हैं तब ना, लेकिन उस समय के हिसाब से सोचे तो उस समय के हिसाब से जस्टिफाई किया। अब मान लीजिए कि जो पॉलीगैमी जो स्टार्ट हुआ था, जो एक मतलब मर्द कई सारी शादियां करते थे, उसके पीछे रीजन क्या था? रीजन ये था कि उस समय जब युद्ध वगैरह ज्यादा होता था, तो युद्ध होने की वजह से क्या होने लगा कि अब एक राजा जब दूसरे साम्राज्य पे अटैक करता था, तो अटैक करने के बाद वहां के बहुत सारे जो सिपाही होते थे वो मर जाते थे। क्योंकि लड़ाइयाँ होंगी तो ऑब्वियस सी बात है कि सिपाही ही मारे जाएंगे, चाहे उधर के हो चाहे इधर के हो। और इससे क्या होता था, बहुत सारे जो फैमिली था
जो उनकी वाइफ होंगी, मतलब आप सिंपल बात समझिए कि मेल और फीमेल का जो जेंडर का जो गैप था वो खराब होते चला गया। फीमेल की संख्या ज़्यादा होती चली गई और मेल की संख्या कम। अब ऐसे में सोचिए कि जो महिला जिनके हस्बैंड डेथ कर गए, युद्ध में मतलब शहीद हो गए, अब उनके पास क्या ऑप्शन है, क्या करेंगे? कोई उसको कोई तो सहारा देने वाला होना चाहिए। तो उस समय के समाज ने लोगों को लगा कि चलो ठीक है, जो भी महिलाएं, जैसे जो जीता हुआ आदमी होता था वो हारे हुए लोगों के साथ शादी करता था और शादी करके फैमिली बसाया जाता था। उस समय का तरीका था जस्टिस देने का। आप उसको दूसरे नजरिए से देखिएगा तो वो भी एक अच्छा तरीका था उस समय के हिसाब से। पर अभी तो कोई वैसा वॉर नहीं हो रहा है, और अभी तो सेक्स रेशियो हमारा माइनस में ही जा रहा है। मतलब देखा जाए तो जेंट्स ज्यादा और लेडीज कम है, यानी कि मेल ज्यादा और फीमेल कम है। देखिए कोई भी चीज अगर घटना सोचते हैं, जैसे आज के बारे में ही सोचते हैं, आज जैसे हम लोग कैसे मंदिर मस्जिद के राजनीति में पगलाए हुए हैं हम लोग, रोजगार का मुद्दा साइड होते जा रहा है, आप गरीबी का मुद्दा, स्टूडेंट का जो एग्जामिनेशन का मुद्दा होता है, किसानों का मुद्दा होता है, बिजनेस क्लास के लोगों का मुद्दा है, वो जितने भी जरूरी मुद्दे होते हैं उसको हम साइड करके हम लोग अभी रिलीजन को ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं। लेकिन याद रखिए आज से 10 साल के बाद सरकारें तो आज हैं, कल नहीं होंगी। जैसे एक समय कांग्रेस की सरकार थी, आज वो नहीं है। तो आज अगर कांग्रेस सरकार अपना पास्ट देखेगा तो उसको नजर आएगा कि हम पहले क्या क्या किए हैं और कौन सी गलती की जिसका परिणाम आज भुगत रहे हैं कि सत्ता से हम बाहर हैं। सत्ता से तो बाहर पब्लिक ही की ना। और मान लीजिए आज बीजेपी की सरकार है, कल के डेट में हो सकता है कि आज ये है कल वो नहीं होंगी। तो बीजेपी को भी इस बात का मलाल होगा कि हमने अपने टाइम में क्या क्या मिस्टेक्स किए। जहां लोगों के रोजगार का बात था तो हमने मेन मुद्दा बनाया राम मंदिर को, पाकिस्तान, हिंदू मुस्लिम, यही सारा हमारा टॉपिक रहता है, बाकी जरूरी टॉपिक को छोड़ करके। तो देखिए इतिहास हर चीज का होता है। ये राजनीतिक इतिहास के बारे में बोल रहे हैं। आज इस सरकार को लगता है कि चीजें हमारे हिसाब से चल रहा है। कोई है क्या? आज लग रहा है ना कि सरकार के हिसाब से, अभी के हिसाब से बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन उसका जो एनालिसिस होगा वो आने वाले समय में होगा। तब आपको चीजें लगी कि नहीं यार, उस समय हम लोग कितने बेवकूफ थे। रोजगार की बात करना था तो हम लोग मंदिर की बात कर रहे थे। और एक अजीब सा फितुर सवार है कि हम कट्टर हिंदू बनना है, कोई कहता है हमको कट्टर मुस्लिम बनना है। ये जो कट्टरता शब्द है ना, इसका भी इतिहास है। एक जमाने में काफी पहले, आजादी के वक्त की बात अगर हम करें, तो लोगों के मन में कट्टरता तब भी था। अब वो कट्टरता का बीज बोया किसने? अंग्रेजों ने। अब फसल कौन काटा? बाद के लोगों ने, और अभी तक काट ही रहे हैं। गोरे अंग्रेज गए और काले अंग्रेज ठीक से शोषण कर रहे हैं। ये जो नफरत का बीज होता है ना, जो कट्टरता का बीज होता है, एक बार जब बो देता है ना आदमी, तो उसको फसल काटते रहिए आप, अब वो कभी खत्म नहीं होगा जब तक आप खुद चाहेंगे नहीं। हिस्ट्री हर चीज का है, हिंदू मुस्लिम, दंगा, नफरत, ये आजादी से पहले से बहुत सारी किताबें लिखी जा चुकी है। अब मोहम्मद अली जिन्ना का मतलब कि कांग्रेस पार्टी से अलग होना, एक नया कमेटी बनाना, नया पार्टी बनाना, आज जिन्ना का इतिहास भी लोग समझ पा रहे हैं कि नहीं? बहुत रिस्पेक्ट तुम लोग नहीं देते हैं, पर उस जमाने में, उस समय के हिसाब से जो भी बेहतर काम किए, आज उनको रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा मिलता है। खुदीराम बोस काफी कम एज में उनको फांसी पे लटका दिया गया था। भगत सिंह को कितना सम्मान के साथ लोग देखते हैं, क्योंकि उस जमाने में, उस सिचुएशन के हिसाब से वो बहुत अच्छा काम किए। तो इतिहास तो बाद में लिखा जाता है ना। समझ पा रहे हम क्या कहना चाह रहे हैं? इतिहास ये है कि आप किसी भी चीज को, सिचुएशन को वर्तमान के हिसाब से देखते हैं, और देखते हैं किस चीज को? पास्ट को देखते हैं हमने क्या किया। तो अभी के हिसाब से अगर पीछे देखिएगा तो चीजें आपको बिल्कुल उटपटांग नजर आएगा, लगे यार मतलब हम लोग कैसे इंसान थे पहले। सती प्रथा आज भी सोच करके लोगों का रूप कांप उठता है कि सोचिए एक महिला को उसके पति मरने के बाद उसको उसके चिता पर वो भी जिंदा रखना होता है। अब पूरा जो हुजूम होता है लोगों का, भीड़ साथ में जाती थी, उस महिला को नशीला पदार्थ मतलब कि शराब वगैरह पिला करके उसको रखा जाता ताकि उसको मतलब जो चेतना का स्तर है वो खत्म, जीरो हो जाए, कुछ सोच ही ना पाए। चारों तरफ से नगाड़े बज रहे हैं, ढोल बज रहे हैं, वो महिला कुछ नहीं सोच पा रही है।
अभी तो वो पति के मरने के बाद वियोग में है, वो चिता पे उसको लेटा दिया जाता था, लेकिन जब अग्नि दिया जाता था, जब उसको लगता है यार कि बॉडी में पेन हो रहा है, तो अब वो भागने का कोशिश करते थे, लेकिन चारों तरफ से आदमी लकड़ी का बांस उस लेकर के एकदम खड़ा रहता था कि इसको निकलने नहीं देना है, इसको जिंदा जलाना है। तो उस समय की सोसाइटी के हिसाब से वो रिचुअल स्वीकार करते थे लोग। लोगों को लगता था कि पति के मरने के बाद पत्नी का कोई मतलब ही नहीं है, पत्नी को भी साथ में मर जाना चाहिए, पति जाएगा ऊपर तो अकेला रहेगा बेचारा, पत्नी को भी भेज दो ठीक रहेगा। लेकिन इसका उल्टा सिस्टम नहीं था कि अगर पत्नी डेथ कर जाए तो फिर पति को भी तो वैसा करना चाहिए। अब आप समझ पा रहे हैं, ये जो नियम, जो जितने सारे जो नियम कानून बनाए गए, ये नियम किसने बनाए होंगे? निश्चित रूप से किसी पुरुषों ने बनाया होगा। आप जितना भी धर्म का किताब देख लीजिए, चाहे वेद ले लीजिए, धर्म ले लीजिए, पुराण ले लीजिए, उसमें 95% से ज्यादा, इवन 99% बता रहे हैं सिर्फ पुरुषों ने लिखा है। तो जब पुरुष लिखेंगे तो वो अपने हिसाब से लिखेंगे, ना कि वो महिलाओं के हिसाब से लिखेंगे। कभी हम लोग पढ़ेंगे, अभी आगे चल के पढ़ेंगे कि धर्म का उद्भव जो हुआ वो हड़प्पा काल और वैदिक काल के स्तर से जो आगे बढ़ा, तो धर्म का क्या असर पड़ा समाज पे, धर्म का जरूरत क्यों पड़ा उस समय? चीजें तो आराम से चल रहा था, फिर ये धर्म, पूजा पाठ, हवन, यज्ञ वगैरह क्यों लाया गया? कि इससे कि मतलब परमात्मा को हम पालेंगे। अगर ऐसा होता तो उस समय भी बहुत सारे लोग भगवान से मिल लिए होते। अभी भी लोग दावा करते हैं हमने भगवान को देखा है। दावा करने में क्या जाता है, भगवान है कि नहीं है किसी को नहीं पता आज तक चला है, सही रूप से तो किसी को नहीं पता चला है। बाकी सब ये आस्था का चीज है, मानना या ना मानना। देखिए इतिहास जब आप पढ़ते हैं तो इतिहास पढ़ने के बाद आपका जो सोचने समझने का जो नजरिया है वो काफी हद तक, कहते हैं कि ये आर्ट्स का सब्जेक्ट है, लेकिन ये आपके अंदर साइंटिफिक टेम्परामेंट को डेवलप करता है। बिना दिमाग लगाए, बिना सोचे समझे, बिना लॉजिक का आप किसी भी चीज को एक्सेप्ट नहीं कीजिएगा। ये है हिस्ट्री। यहां से आपको हम बेसिक क्यों बता रहे हैं, क्योंकि देखिए शुरुआत एक दो क्लास हो सकता है, थोड़ा सा डिटेल हम बताएंगे, हिस्ट्री केवल पढ़ेंगे कि ये आखिर क्यों हम, मतलब बैकग्राउंड जब तक नहीं लेंगे तो समझ में कैसे आगे, हिस्ट्री में पढ़ना आगे कैसे। बेस अच्छा रहेगा आपको आगे कहीं प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं इसे। सबसे पहले देखिए यहां पे लिखा हुआ है हिस्ट्री जो हम लोग पढ़ते हैं उसका महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस क्या हमारे लाइफ में। लाइफ में तो बहुत इंपॉर्टेंस, हम लोग कई सारे एग्जाम्पल को देकर के समझे, लेकिन अगर देखा जाए तो यह किसी समाज को या किसी राष्ट्र को उसकी पहचान देती है, यानी आइडेंटिटीज देती है। यानी जो हमारा समाज है, जो हमारा देश है, उसका अगर पहचान है वो उसका इतिहास है। हम लोग कैसे बोलते हैं कि हमारा इतिहास बहुत पुराना है, हमारे पास एक समय हड़प्पा सिविलाइजेशंस था, वैदिक कल्चर था, हम लोग अपने इतिहास की कहानियों को बहुत गर्व से सुनाते हैं। हमारे पास अपना हिस्ट्री था तब ना, हमारे समाज का अपना इतिहास है, हमारे देश का अपना इतिहास है। आज जिस समाज को आप देख रहे हैं एक समय वैसा नहीं था। इस समाज धीरे धीरे क्रम से क्या होते चला गया, बदलते चला गया। तो आइडेंटिटीज की जब बात हम करते हैं तो इतिहास आपको आपकी भी पहचान देती है, और खास साथ ही साथ समाज और राष्ट्र को भी, यानी सोसाइटी और नेशन, उसकी पहचान देती है। साथ ही साथ देखा जाए तो ये जो जिसमें हम बहुत मतलब चर्चा कर भी चुके हैं, यह अतीत से वर्तमान और भविष्य के लिए सबक लेना सिखाता है। सबक कि जो मिस्टेक हम पहले कर चुके हैं वो मिस्टेक हम दोबारा ना कर पाए। क्योंकि अगर आप सबक नहीं लिए ना तो समझ लो आप हिस्ट्री कुछ नहीं पढ़े हो। अब आप सोच के देखो, आज 18 साल 20 साल का लड़का, अभी वो इंटर पास किया है, अभी नया नया व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से जुड़ा है, वो फोन मिल ही गया उसको, ओप्पो, और अभी उस ओप्पो के फोन पे वो क्या क्या करेगा अभी देखते चलिएगा। उसको व्हाट्सएप मैसेज फॉरवर्ड वगैरह आते जाता है। अब वो कई सारे मैसेज, जानते हैं कि वो प्रोपोगेंडा होता है एक तरह से, पूरा इंफॉर्मेशन इधर का उधर होता है। अब वो 19 साल का लड़का वो महात्मा गांधी को गाली दे रहा है। वो कहते हैं कि महात्मा गांधी ऐसे बंटवारा करा दिए, भगत सिंह को नहीं बचा सके, ये वो बहुत सारी बातें, हम लोग चर्चा तो करेंगे सब चीज पे। 19 साल का लड़का महात्मा गांधी को गाली दे रहा है, आप इमेजिन कर पा रहे हैं? हम कहते हैं कि अगर आपको महात्मा गांधी के बारे में सोचना हो ना तो उस लड़के को कहिए कि तुम्हारे एरिया में जो कोई पुलिस वगैरह है, जो उसका आप जिला पड़ता होगा,
किसी पुलिस को जा करके जब वो घूस ले रहा होता है, जब वो चालान गलत तरीके से काटता है, जब वो किसी सब्जी वाले से, कभी किसी ठेला वाले से जबरदस्ती कर रहा होता है, आप सिर्फ जा करके पुलिस वाले को एक बार रोक के दिखाओ, अगर आप में हिम्मत है तो, कि आप गलत कर, वही इतना बोलना है कि सर आप गलत कर रहे हो, या आप ठीक नहीं कर रहे हो। उस पुलिस वाले से नजर एक बार मिला के देखो। जिस दिन आपके अंदर इतना हिम्मत आ जाएगा ना, फिर आप महात्मा गांधी पे बात करना। आजकल का पुलिस तो फिर भी पोलाइट है, उस जमाने का, अंग्रेजों के जमाने का पुलिस इतना खतरनाक था, वो बहुत बेदर्दी से मारता था। और उस जमाने में महात्मा गांधी अंग्रेजों का बैंड बजा दिए, ये कोई मामूली बात नहीं है, बहुत मुश्किल काम था। इतने खतरनाक कानून, इतना रूल रेगुलेशन, सारा रूल रेगुलेशन, मतलब आपको फ्रीडम कुछ दिया ही नहीं है, सारा पुलिस के पास पावर है। और ऐसे में महात्मा गांधी अपने तरीके से, नॉन वायलेंस के तरीके से, और सारे चीजों को अरेंज करना, लोगों को एकजुट करना और आंदोलन तक पहुंचना, और आंदोलन के बाद आजादी तक पहुंचाने में हम ये नहीं करें कि केवल उनका योगदान है, कई सारे लोगों का योगदान है। हम कंपेयर कभी नहीं करना चाहिए कि महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस में बताओ कौन महान है, ये सब कोई फालतू की बात है। सुभाष चंद्र बोस का अपना अलग आइडियोलॉजी था, महात्मा गांधी का अपना अलग आइडियोलॉजी था, दोनों के अलग अलग सिद्धांत थे, हम दोनों को मिक्स नहीं कर सकते हैं। दोनों अपने अपने जगह पे महान थे। हमें सुभाष चंद्र बोस की भी जरूरत थी, हमें महात्मा गांधी की भी जरूरत थी, क्योंकि देखिए एक अच्छा नेता वही होता है जो सभी आम लोगों को एक साथ जोड़ सके। इतना बड़ा भीड़ इकट्ठा करना कोई मामूली बात नहीं है, और वो भी अंग्रेजों के खिलाफ। इसलिए कहते हैं कि महात्मा गांधी को गाली देने से पहले एक बार इतिहास को थोड़ा सा ठीक से टटोल लेना चाहिए, पढ़ लेना चाहिए। क्योंकि क्या होता है ना कि जो व्हाट्सएप पे हमारे पास जो मैसेज फॉरवर्ड आते हैं, बहुत सारी चीजें उसमें गायब रहता है बीच का। हिस्ट्री जब आप पढ़ते हैं तो आपको सबसे बड़ा बात है कि जो गलती पहले आप कर चुके हैं वो गलती आप दोबारा नहीं करेंगे। महात्मा गांधी कहते थे यार हिंदू मुस्लिम एक साथ मिलजुल के रहो यार, आपस में जितना ज्यादा कट्टरता रखोगे देश के लिए खतरा है। आज क्या बोलते हैं लोग, हिंदू खतरे में है, कभी कोई कहेगा मुस्लिम खतरे में है, और ये बोल बोल कर आपसे वोट ले रहा है। हिंदुओं के साथ बता दे सबसे बड़ा दिक्कत क्या, अभी जो हिंदू तो ज्यादा चल रहा है। सबसे पहले आपका जो हिंदू धर्म है उसके बारे में पहले पूरा गुणगान गाया जाएगा, बहुत जबरदस्त है, बहुत बढ़िया रहा आपका धर्म। हाँ भाई पता है अच्छा धर्म है, हिंदू धर्म बहुत बढ़िया शानदार धर्म है। उसके बाद बताया जाएगा कि हिंदू धर्म पे बहुत सारे अटैक हुए हैं, यानी ठीक नहीं हुआ इनके साथ, आपको पहले बुरा फील कराएगा। फिर आपको लगेगा तीसरा टर्म क्या होगा, थर्ड स्टेज में क्या कराया जाएगा, आपको बोलेगा आपको कुछ करना चाहिए, इसके लिए लोगों को एकजुट करना पड़ेगा। फिर आप दूसरे कौम से नफरत करने लगते हो, और ये इस तरह से प्रोपेगेंडा चलता है, नफरत का राजनीति। अगर हम पास्ट को देख करके नहीं सीख पा रहे हैं, तो वर्तमान युवा क्या कर रहा है, वो व्हाट्सएप चलाने लायक ही है, वो बस ट्विटर पे ट्वीट करने लायक है, वो बस ड्रीम 11 पे टीम बनाने लायक है। आप सोच पा रहे हैं, हिस्ट्री का मतलब है कि आपको सबक सीखना पड़ेगा, वो उसके लिए इतिहास पढ़ना पड़ता है, इतिहास की किताबों के पन्नों को पलटाना पड़ता है, ना कि वो व्हाट्सएप फेसबुक पे नहीं आएगा उतना इंफॉर्मेशन आपको, फिर बहस करते रहिएगा सबसे। एक बार अगर आप हिस्ट्री को ठीक से पढ़ लिए, आप किसी के बारे में फालतू पटांग चीजें नहीं बोलिएगा। अरे तब का सिचुएशन था, उस समय के हिसाब से जो भी चीज ठीक लगा वो हम तब किए, और अभी के हिसाब से कंपेयर करेंगे तो चीजों को बारीकी से समझना पड़ेगा। अब देखिए अगला है कि लोगों को उनकी संस्कृति यानी कल्चर और उनके धर्म और उनकी सामाजिक व्यवस्था को जानने, समझने और उनका आदर करने में सहायता करता है। यहां क्या कह रहा है, आदर, ये वाला वर्ड पकड़िएगा। किस चीज का आदर करना है आपको, रिस्पेक्ट किसका करना है। आप अलग अलग लोगों का जो कल्चर है, अलग अलग धर्म है, और अलग अलग जो सोसाइटी का जो व्यवस्था है, आपको सभी का रिस्पेक्ट करना चाहिए। सबसे बड़ी बात है, सबसे पहले आप उसको जानने का कोशिश कीजिए, समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि जब तक आप जानने और समझने का प्रयास नहीं करेंगे तब तक आपके अंदर से आदर करने का भाव नहीं आएगा। मेरा एक मित्र था, बहुत पहले की बात है, मुस्लिमों से बेहद नफरत करता था वो। ठीक है, उसका कोई पास्ट खराब रहा होगा, बैड एक्सपीरियंस रहा होगा कुछ। तो मेरे साथ कुछ दिन भागलपुर में था, भागलपुर में रहते थे, साथ में हम लोग रहते थे, बातचीत करते थे।
इत्तेफाक से क्या होगा, एक लड़का मुस्लिम था, उसी लॉज में रहना आया, उस समय हम लोग 12th वगैरह में पढ़ते थे। तो उटपटांग चीजें बहुत बोलता था, हम उसको समझाते थे देखो ये है, उसके सामने मत बोलना, बाकी जो तुम्हारे विचार अपने मन में रखना, बोलना मत किसी के पास, क्योंकि फिर चीजें बहुत खराब हो जाएगी। तो बोला ठीक है नहीं बोलेंगे। रहते रहते हम लोग लगभग 5 से 6 में लड़का रहा लगभग, उसके बाद फिर उसका एग्जाम वगैरह निकल गया तो वो निकल गया वहां से। तो जब 6 महीना रहा ना, तो कभी कभी क्या होता था, आमने सामने बैठता था, बातचीत करता था। सिचुएशन ऐसा बाद में हो गया कि दोनों एक साथ खाने लगा, फिर साथ में खाना खाने लगा एक साथ। और जबकि पहले क्या था, बहुत नफरत करता था, क्योंकि वो नफरत दूर का था। आप कभी किसी के साथ रहे नहीं हो, वो नफरत ही करेगा। जब तक आप किसी के साथ नहीं रहते हैं तो आप उसको जानोगे कैसे। हम ये नहीं कह रहे मतलब कहने का मतलब है वो लड़का अच्छा भी हो सकता था, बुरा भी हो सकता, वो इत्तेफाक था कि वो लड़का अच्छा मिला, बाकी बुरा तो हमारा अपना अपना भी दोस्त हो जाता है। इतने सारे मित्र हैं जो धोखा देके निकल लेते हैं, होते तो वो भी हिंदू ही है। तो जब तक, कहने का मतलब है कि आप अलग अलग धर्मों को आप स्टडी नहीं करेंगे। हम कहते हैं कि अगर हम हिंदू धर्म की बात करते हैं तो हमें एक बार इस्लाम को भी देख लेना चाहिए, इस्लाम का धर्म क्या कहता है। और इसलिए यूपीएससी के सिलेबस में सभी धर्मों के बारे में डिटेल में बताया गया। आप क्लास 7 के बुक में पढ़े होंगे, मिडेबल हिस्ट्री में, एनसीईआरटी में, वहां इस्लाम के बारे में बताया गया है। क्लास 11 के बुक में भी है, मिडेबल हिस्ट्री में, इस्लाम का उदय कैसे, इस्लाम का जो आ, उसकी जो धारणा है वो किस चीज पर टिकी हुई है, इस्लाम के सिद्धांत क्या है। वो एकेश्वरवाद की बात करता है। देखिए, जब आप दूसरे धर्म को देखेंगे समझेंगे तभी आप उनका रिस्पेक्ट कर पाएंगे, वरना आप नहीं कर पाइएगा। उसके अलावा उनको जानेगा समझेंगे तभी आप उसको रिस्पेक्ट। देखिए फाइनली एक चीज सिंपल बात याद रखिए, हम सभी को एक ही साथ रहना है, कोई कहीं नहीं जा रहा है। आप भी यही हैं, वो भी यही है। जिनको आप वो कहते हैं ना, जिस दिन आप वो छोड़ करके हम कहना स्टार्ट कर दीजिएगा, प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन तो पढ़े हैं ना आप लोग, प्रेम्बल देखे होंगे। हम भारत के लोग, भारत को पूरा दिया हुआ डिटेल में, उसमें समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, धन निरपेक्ष, सब कुछ लिखा हुआ है उसमें, अखंडता, एकता, है ना, संप्रभुता। आपको क्या लगता है पूरा प्रियम्बल में सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड कौन सा है, बताइए। पूरा प्रियम्बल में आपसे अगर पूछे कि सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड कौन सा है, सोच पा रहे हैं? वी, वी। पूरा प्रियम्बल में सबसे जो इंपॉर्टेंट वर्ड, पहला वर्ड है वी। क्योंकि जैसे आपके अंदर वी का कंसेप्ट आया, बाकी चीजें ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगी। ऑटोमेटिक आप सेकुलर हो जाएंगे, ऑटोमेटिक आप जो अखंडता की बात कहते हैं, आप एक साथ मिलजुल के रहने का कोशिश करेंगे, एकता बना के रखने का कोशिश करेंगे। फिर आपको ज्यादा कुछ करने का जरूरत नहीं है। बस फीलिंग क्या होना चाहिए, वी द पीपुल ऑफ इंडिया, वी। क्योंकि जब तक ये वी वाला फीलिंग नहीं आएगा ना, हम लोग और वो लोग, ये जो हम लोग और वो लोग जो कहते हैं ना, यहीं पे समस्या है। एक साथ रहना, मिलजुल कर रहना ही इसका एकमात्र ऑप्शन है। और ये जो देखते हैं आजकल फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, कितना सारा झूठ फैलाया जा रहा है। आप सोच के देखिए, हमारा जो मीडिया है, हम देखते होंगे हर बार इंडेक्स निकलता है, 161 है अभी प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में। मतलब मीडिया को आजादी कितना है, आजादी के मामले में कितने नंबर पे आती है, 161। या आप उसको दूसरे तरीके से ऐसे समझिए कि हमारा जो मीडिया है सच बोलने के मामले में पीछे से टॉप कर रहा है। मतलब 180 देशों में 161 पे है। और हम उस मीडिया पे भरोसा करते हैं कि वो हमें सच बताएगा कि अब्दुल कैसा था। अभी सुन रहे होंगे ना कि हमारा अब्दुल ऐसा नहीं है, ये अभी चल रहा है पूरा ट्रेंड में। आप पूरा अब्दुल को टारगेट करके पूरा मुस्लिम कम्युनिटी पे टारगेट कर रहे हो। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि अभी चुनाव चल रहा है, इस पार्टी को शासन करना है, लोगों को भ्रमित करना है, लोगों को उसके धर्म के आधार, क्योंकि धर्म एक ऐसा इमोशनल चीज होता है कि आप किसी को भी भड़का सकते हो धर्म के नाम पे। कितने सारे दंगे करवाए, सबका दंगा का रिपोर्ट वगैरह भी जब निकला तो पता चल रहा है कि वहां पे गड़बड़ी कैसे हुआ था। कभी किसी बड़े नेता का बच्चे को आप मरते हुए नहीं देखे हो किसी दंगे में? मरता आम लोग है। हम लोग क्या है, तमाशा देखते हैं, सिर्फ मजा आता है। एक टीवी चैनल पे एक इधर से मौलवी और उधर से पंडित मुर्गा की तरह लड़ रहा है, और मजा आ रहा है देखने में। एक दूसरे को हराने में मजा आता है ना, वही होता है।
तो इससे क्या मैसेज जाएगा सोसाइटी में? गलत मैसेज जाएगा। बुरा तब लगता है जब आजकल का जो टीनेजर्स है, अभी 12-13 साल का हुआ है या 8 साल का बच्चा, वो कहता है कि नहीं, हम मुस्लिम फ्रेंड नहीं बनाते हैं, मुस्लिमों से मैं दूर रहना है। ये कैसा एजुकेशन दे रहे हो आप उसको? ये खतरा है। खतरा ये है देश के लिए, ना कि ना हिंदू खतरे में है ना मुस्लिम खतरे में है। खतरा बस इनका कुर्सी रहता है, बस कुर्सी को खाली करना घिंचाता नहीं। कभी ये पार्टी आएगी, कभी वो पार्टी आएगी, और दोनों पार्टी अपने अपने तरीके से धर्म का इस्तेमाल करती है। तो यही हिस्ट्री पढ़िएगा तो आपको लगेगा कि वर्तमान में खेल अभी क्या चले। इसलिए आपको क्या बोले कि वर्तमान के प्रकाश में अतीत का अध्ययन। उसके अलावा अगला चीज अगर आप देखिएगा, यह समाज के या राष्ट्र के विभिन्न पहलुओं को समझने में मदद करता है। जैसे किसी भी समाज का या किसी भी देश का आप उसका आर्थिक पहलू अगर समझना चाहेंगे कि उसकी अर्थव्यवस्था कैसे चलती है, वहां का सोर्स ऑफ इनकम क्या है, लोगों का जीविका का मुख्य साधन क्या है। देखिए, आर्थिक पहलू हर सोसाइटी का अलग अलग होता है। अब अमेरिकी समाज का देखेंगे तो वहां का इकोनॉमिक्स अलग तरीके से काम करता है, इंडियन सोसाइटी का इकोनॉमिक्स अलग तरीके से काम करता है। उसके अलावा राजनीतिक पहलू, अलग अलग क्षेत्र का जो पॉलिटिकल अप्रोच होता है वो अलग अलग होता है। सभी क्षेत्र का राजनीति अलग अलग सिद्धांतों पे चलता है। उसके अलावा प्रशासनिक तरीका, एडमिनिस्ट्रेशन, हर क्षेत्र का, हर एक सोसाइटी का अलग अलग होता है। अमेरिका का प्रशासनिक तरीका और हमारा एडमिनिस्ट्रेशन करने का तरीका दोनों डिफरेंट डिफरेंट है, वहां के जरूरत के हिसाब से। और हम लोग भी जिस प्रशासनिक व्यवस्था को अपनाए वो यहाँ की जरूरतों को देखते हुए। इसके अलावा शहरी जीवन का विकास कैसे हुआ? देखिए, शुरुआत से तो शहर था नहीं, ग्रामीण सभ्यता से धीरे धीरे करते हुए क्या हो गया, हम लोग शहरी सभ्यता तक पहुंचे। तो शहरी सभ्यता तक का विकास कैसे हुआ? अच्छा, आपसे एक चीज पूछना चाह रहे हैं कि अब शहर किसको कहते हैं? मतलब गांव और शहर में आपको डिफरेंस पूछे तो कैसे डिफरेंस कीजिएगा? क्या परिभाषा है गांव का और शहर का? हम्म हम्म देखिए, ऐसे तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि डिफिनेशन एक अलग चीज है। ये तो आप एग्जांपल दे रहे हैं कि यहाँ पे ज्यादा डेवलपमेंट है, वहां पे कम डेवलपमेंट है। देखिए, सिंपल बात समझिए, गांव और शहर का जो डिफिनेशन आपसे जब बताया जाएगा तो आप ऐसे बोलिएगा, वैसा भौगोलिक इकाई या वैसा क्षेत्र जहां की अधिकतम जनसंख्या कृषि पर निर्भर हो, उसको गांव कहते हैं। एक वैसा क्षेत्र जहां की अधिकांश जनसंख्या गैर कृषिगत कार्यों में संलग्न हो, यानी कि नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में लगा हुआ है, उसको हम क्या बोलते हैं? शहर बोलते हैं। यही फर्क है गांव और शहर में। शहर में लोग खेती करते हुए नहीं मिलेंगे आपको, और गांव में ज्यादातर लोग खेती करते हुए मिलेंगे आपको। एग्रीकल्चर का मतलब उसमें एनिमल हस्बेंड्री भी आता है, मतलब पशुपालन वगैरह भी उसमें इंक्लूडेड है। खेती है, पशुपालन है, तो और भी चीजें फार्मिंग वगैरह साइड से कर रहा है वो। ये कहते हैं गांव और शहर। तो देखिए, तो इसको पहले क्लियर कर लेते हैं। उसके बाद देखिए, आप वहां का विज्ञान, साहित्य, स्थापत्य और कला का विकास कैसे हुआ। विज्ञान एक दिन तो अचानक से विकसित नहीं हो पाया होगा, बहुत सारे लोगों का योगदान होगा। तो ये विज्ञान के योगदान को भी हम लोग देखें, किस प्रकार से लोगों का जो सोचने समझने का जो तौर तरीका था वो साइंटिफिक टेम्परामेंट की तरफ बढ़ा। शुरुआत में लोगों का सोचने का तरीका कैसा था? कुछ भी नहीं पता था उसको, कोई भी घटना घटता है उसको कोई आइडिया नहीं है। लोग उस समय अगर बिजली वगैरह कड़क जाते थे एक जमाने में, तो लोग डर के मारे भाग जाते थे, गुफा में घुस जाते थे कि ये क्या हो गया। पहले लगता था लोगों को भगवान है ऊपर में, वही करते हैं ये सब चीजें। धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोग पृथ्वी को समझने लगे, विज्ञान को समझने लगे, तो मैटर समझ में आया कि चल क्या आ रहा है यहाँ पे। उसके अलावा साहित्य, भाई साहित्य हर काल में होता है, ऐसा कोई भी काल जहां साहित्य का, लिटरेचर का निर्माण ना हुआ हो। हाँ, ये अलग बात है कि उस काल के साहित्य को आप पढ़ नहीं पा रहे, क्योंकि उसका जो स्क्रिप्ट है वो अलग है। एक जमाने में लोग पत्थर पे लिखा करते थे, चित्र सिर्फ बना देते थे। अब चित्र के माध्यम से लोग अपनी बातों को रखते थे। धीरे धीरे करके जब लिपि का विकास हुआ, लोग लिखना पढ़ना सीख लिए, तो अलग तरीके से अब हम लोग पढ़ते हैं। तो साहित्य का विकास और स्थापत्य, यानी जो उस जमाने में जो भी बिल्डिंग्स वगैरह बने होंगे, जो भी मोनूमेंट्स वगैरह बने होंगे, और कला,
कला समझते हैं ना। ये हर चीज का। अच्छा, इसमें एक चीज और आप देखे होंगे, ऊपर में एक चीज मिस हो गया आपका, कल्चर की बात हम करते। कल्चर, कल्चर क्या होता है? इसको संस्कृति कहते हैं। क्या होता है संस्कृति? देखिए, संस्कृति में मोटा तौर पे अगर समझना चाहेंगे, संस्कृति के अंतर्गत क्या आएगा? आपका खान पान, रहन सहन, वेशभूषा, आपका बोलने चालने का जो तौर तरीका है, ये सभी चीज के पार्ट को हम क्या बोलते हैं? ये कल्चर है हमारा। अलग अलग क्षेत्र का कल्चर बिल्कुल अलग अलग होता है, और कल्चर एक बहुत बड़ा पार्ट होता है। कल्चर के अंदर सारा कुछ आ जाता है। ठीक है, आगे पढ़ेंगे कि सभ्यता और संस्कृति में क्या अंतर है, वो हड़प्पा जब पढ़ाएंगे तब आपको बताएंगे। ठीक है, उसके अलावा इधर, हाँ इधर भी कुछ छूटा क्या? हाँ, ये वाला देखिए, ये चीज आप देखिए, यह संपूर्ण मानवता को पहचान और अपनत्व का भाव देता है। ये मतलब ये आइडेंटिटीज की बात है, यानी कि सभी मानव का एक ही पहचान है कि हम सभी क्या है? होमोसेपियंस है। हमारी औकात बस इतना है कि हम लोग सब सेम जाति के हैं, पर उसमें से भी क्या करते हैं? बांटते हैं कि तुम होमोसेपियंस में तुम्हारी जाति अलग है, पहले तुम्हारा धर्म अलग है, फिर तुम्हारा नस्ल अलग है, जाति के अंदर उपजाति बटी हुई है। इतना देखिए, लोग मानसिकता लोगों का ऐसा होगा कि वो हर जगह पे बांटने का प्रयास करता है। बांटने वाला जो माइंडसेट जिसका हो जाएगा ना, वो बांटेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे बताते हैं, कभी दिल्ली वगैरह में रहे हैं बाहर? कभी नहीं। हम फॉरेन की तो बात ही नहीं कर रहे हैं, आपको पहले ऐसे समझाते हैं। मान लीजिए आप विदेश में हैं, आपको वहां पे कोई स्टूडेंट अगर इंडिया का मिल जाएगा ना, आपको लगेगा वाह, ये मेरे अपना आदमी मिल गया हमको। यहाँ पे बहुत अच्छा लगेगा उससे मिल के बातचीत करके, लगेगा यार अपना आदमी मिल गया हमको। वही आप जब अपने इंडिया में हैं तो दूसरे शहर में है, तो आपको अपना राज्य का कोई मिल जाए, जैसे दिल्ली में आप हैं, राज्य का कोई मिल जाए, बिहारी है, बिहार का है, हम लोग को तो बिहारी होने पे प्राउड होना चाहिए, है ना। बिहार का है, बड़ा अच्छा लगेगा, यार तुम बिहार में कहाँ से हो? तो बिहार में हम, आप अपना अलग जिला बताइएगा, वो अपना अलग जिला बताएगा, फिर भी उसको संतोष है कि कम से कम ये अपने बिहार का तो है ना। उसको उस पर ट्रस्ट होता है, उससे बातचीत करना, उसके साथ उठना बैठना उसको बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जैसे ही आप अपने राज्य में हो, फिर वो बात करेगा, फिर वो चाहता है कि दोनों सेम जिला में हो तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि सेम डिस्ट्रिक्ट वाले जो होते हैं उनके साथ जो है ज्यादा अच्छे से वो ट्यूनिंग मैच करा पाते हैं, कंफर्टेबल होते हैं। और फिर जब अपने जिला में पहुंच गए तो, जिला में पहुंच गए तो चाहेंगे कि आप अपने पंचायत के स्तर पे दोनों सेम टू सेम हो जाए। एक ही पंचायत के हो तो ज्यादा अच्छा होगा, और एक ही पंचायत के मिले तो, एक ही गांव का रहे तो ज्यादा बढ़िया है। एक गांव में रहे तो सेम गोतिया हो तो कितना अच्छा बात है, दोनों गोतिया सेम होना चाहिए। क्योंकि गांव गांव में भी क्या होता है? टोला वर्सेस टोला होता है, लड़ाई, वो टोला वो टोला, लड़ना है। फिर गांव गांव वर्सेस गांव भी तो लड़ा है पहले। तो ये जो मानसिकता जो है ना, बांटने का मानसिकता, ये हम लोगों को बना हुआ है। हम लोग को लगता है यार पंजाबी और बिहारी, नहीं, पंजाबी अलग है, बिहारी अलग है। अरे यार, पंजाब पे तुम्हारा भी उतना ही अधिकार है जितना उसका बिहार पे अधिकार है। बिहार पंजाब क्या है? दोनों भारत से अलग थोड़ी है, पार्ट है। और ऐसा थोड़ी है कि आपको पंजाब के लिए अलग से नागरिकता लेना पड़ेगा, बिहार के लिए अलग से नागरिकता। नागरिकता जो सिटीजनशिप मिलेगा वो तो कंट्री का होगा। आपकी पहचान क्या? इंडियन है। चाहे बिहारी हो, पंजाबी हो, चाहे आप राजस्थान से, क्या फर्क पड़ता है? बात समझ में आ रहा है? तो ये जो अपनत्व की बात होता है, जो आइडेंटिटीज की बात कर रहे हैं, ये कहता है भाई हम सभी क्या है? इंसान है, और सभी इंसान आपस में क्या है? अपने हो यार, तुम मेरे अपने प्रजाति के हो, और अपनत्व का भाव मिलना चाहिए, इमोशंस होना चाहिए वैसा। ये कहता है इतिहास। इतिहास ये नहीं कहता है कि लोगों को जाति के आधार पर बांटो और धर्म के आधार पर बांटो, और फिर उसको तुम अपने आप से अलग मानो। इतिहास कहता भाई सब एक ही है, खून काट के देखो कोई फर्क नहीं है। दलित और सवर्ण क्या है? कुछ नहीं है, ये सब सोसाइटी का बनाया हुआ एक तरीका है, ये हमारा इतिहास कहता है। अब यहां लिखा है, इतिहास पढ़कर हम समझ पाते हैं कि आधुनिक दुनिया अनेक सदियों से हो रहे बदलावों का परिणाम है। ये तो बात बिल्कुल सही है कि जो दुनिया में अभी देख पा रहे हैं, ये धीरे धीरे करके क्या चेंजिंग होते रहा है, लगातार परिवर्तन होते रहा, और परिवर्तन होने के बाद जो नया दुनिया हम देख पा रहे हैं,
वो बहुत चेंजिंग के साथ बना है वो दुनिया। ठीक है, इसके अलावा देखते हैं आगे, इसमें तो कुछ नहीं बचा ना। अब ये देखिए इतिहास के कालखंड में अलग अलग, इसको बिठाते थे पहले, ये इतिहास का आपका सिलेबस है, उसको हम देखते हैं। पहले एंशिएंट वाला देखते हैं हम लोग इतिहास को प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, तीन भाग में बांटते हैं। प्रागैतिहासिक काल का मतलब क्या होता है? जिस काल में लोगों को लिखना पढ़ना कुछ भी नहीं आता था। मतलब ऐसा नहीं कि कोई भाषा नहीं होगी, भाषा थी, लेकिन हम उस भाषा को हम समझ नहीं पाते थे। अभी के हिसाब से आप समझ नहीं पाएंगे। एक ऐसा दौर जब लोगों को पढ़ना लिखना पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं होता था। सोसाइटी तब भी थी, लेकिन कैसा सोसाइटी था? आदिवासी समाज की तरह, कोई ठिकाना, रहने वहने का भी कोई ठौर ठिकाना नहीं है। आज हम यहाँ तो कल वहां, जानवरों का जिंदगी जी रहे थे हम लोग। उसके बाद का जो देखे आदि ऐतिहासिक, थोड़ा सा हम लोगों के अंदर जान पहचान बढ़ा, सेंसिटिवनेस आया। अब लोग धीरे धीरे करके, अब इंसानों वाला हरकत जो है वो आपको दिखेगा आपको यहाँ पे। ऐतिहासिक काल में तो यहाँ पे आपको लिखना पढ़ना सब कुछ आ गया आपको। और हम लोग ज्यादातर जो इतिहास पढ़ते हैं वो बस यही देखते हैं, ऐतिहासिक काल का ही पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए अब ये जो प्रागैतिहासिक काल है उसको जो बांटा गया है उसको तीन पार्ट में बांटा गया है। एक है पूरा पाषाण काल, एक है मध्य पाषाण काल, अब एक है नव पाषाण काल। नव पाषाण काल, नियोलिथिक एज बोलते हैं इसको। अब ये देखिए, ये जो टाइम है, जो पूरा पाषाण काल है, ये कब से कब तक का है? आरंभ से लेकर के ठीक है, आरंभ से लेकर के कहां तक है? यहाँ पे 1000 गलती से हो गया है, यहाँ पे 10,000 होगा। 10,000 BC तक का है। आरंभ कब? 4 लाख 5 लाख साल उससे भी पहले का टाइम, यानी जब से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई हम तब से बता रहे हैं, तब से लेकर के पूरा पाषाण काल का टाइम रहा है। 10,000 के लेकर के 6,000 BC तक के टाइम पीरियड को हम क्या बोलते हैं? मध्य पाषाण काल बोलते हैं। और फिर 6,000 से लेकर के 3,000 तक के बीसी को क्या बोलते हैं हम लोग? नव पाषाण काल। और उसके बाद जो आदि ऐतिहासिक काल जो देखते हैं वो हमारा कौन सा है? हड़प्पा। क्योंकि हड़प्पा की लिपि को अभी तक हम पढ़ नहीं पाएंगे। देखिए हुआ क्या कि इस दौरान तो लिपि का विकास नहीं हो पाया था, लेकिन बाद में जब लिपि का विकास भी हुआ उस लिपि को हम पढ़ ही नहीं पा रहे। समझ पा रहे हैं ना? लिखना लोग जानते तो थे इस काल में, लेकिन उसकी भाषा हम अभी तक नहीं पढ़ पाए हैं। और जबकि उसके बाद ऐतिहासिक काल का जो भी चीज है, स्क्रिप्ट वगैरह, वैदिक कल्चर का जो चारों वेद वगैरह है, हम आराम से पढ़ पाते हैं। उसको पढ़ने समझने में कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए हमारे पास इसकी जानकारी ज्यादा है। उसके बाद ये पूरा पाषाण काल को भी 3 पार्ट में बांटा गया। निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल, अलग अलग करके उसको कैटेगराइज किया गया है। अब यहां देखिए, जो देखे आप पूरा पाषाण काल, एकदम शुरुआती एज। इस समय धीरे धीरे करके मानव का, आधुनिक मानव का हो चुका है विकास। आधुनिक मानव का विकास हो चुका है, जो जिसको हम क्या बोलते हैं? होमोसेपियंस बोलते हैं हम लोग। ये कब हो चुका है? पूरा पाषाण काल के टाइम में। उसमें और क्या देखते हैं कि लोगों का, अच्छा एक चीज और देखें यहाँ पे, चित्रकला का विकास भी हो चुका है। यहाँ पे हम लोग डेंटिंग पेंटिंग, पत्थर वत्थर पे बनाना हम लोग सीख चुके थे। साथ ही साथ मानव कहाँ रहता था? शिकार करता था, गुफा में रहता था। क्या मस्त जिंदगी था, कोई टेंशन नहीं था। अभी के तरह की करियर का भी चिंता नहीं था, खाओ पियो मस्त रहो। और अभी क्या है? खाना पीना वो तो सेकेंडरी चीज है, खाने पीने का तो याद भी नहीं रहता अभी के लोगों को। इनके दिमाग में चल रहा होता कुछ और, लाइफ में हमको कुछ बड़ा अचीवमेंट पाना है। जबकि वास्तव में इंसान जो क्लोज टू नेचर जीता है, जो प्रकृति से बहुत ही नजदीक जीता है, वो आराम से, जिसको कोई टेंशन ही नहीं कि उसको लाइफ में आईफोन चाहिए कि मर्सिडीज चाहिए, उसको किसी की बराबरी नहीं करना है, उसको बस सुकून का जिंदगी चाहिए। और उस जमाने में ये था सुकून वाला जिंदगी। सुकून तो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि आदमी को खाने पीने के लिए भी बहुत मेहनत करना पड़ता था। कभी कभी आदमी 2-2 3-3 दिन तक भूखा रह जाता था, खा ही नहीं पा रहा, मिल ही नहीं रहा कहीं खाना। उसके बाद धीरे धीरे जब कृषि का विकास हुआ, तब जाकर के लोग अस्थायी रूप से बस्ती का निर्माण हुआ। अब देखिए एक चीज और,
उस समय लोगों का जो इंस्ट्रूमेंट था, उपकरण, उपकरण कौन सा था? अभी भी जानते हैं हम लोग, कुल्हाड़ी। लेकिन वो कुल्हाड़ी पत्थर का बना हुआ था, वो लोहा वाला नहीं था। लोहा का तो बहुत बाद में अभी आएगा, उत्तर वैदिक काल के टाइम में आएगा। गड़ासा, खंडक। गड़ासा आप लोग देखे हैं? घर में तो यूज होता है, कुट्टी वगैरह जो काटते हैं, तो गड़ासा ही बोलते हैं इसको, चॉपर वैसे इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये आपसे एग्जाम में पूछता है कि मानव का जो विकास हुआ है वो किस प्रकार से हुआ है। पहले इसको साफ करते हैं आपका। देखिए, सबसे पहले ये देखिए, शुरुआती आदि मानव को क्या बोलते थे? इसको क्या बोलते थे? ऑस्ट्रेलोपिथिकस। सबसे पहले जो इंसान आया था जिसका कि चेहरा एकदम, आप कह सकते वो क्या नाम था उसका, चिंपैंजी की तरह दिखते थे हम लोग। पूरा शरीर पे पूरा भालू भालू जैसा बाल था, और हम लोग जमीन पे रेंगते थे उस समय। उस समय के मानव को कहते थे, जिसको आदि मानव कहते हैं, उसका नाम था क्या? ऑस्ट्रेलोपिथिकस। उसके बाद इंसानों का स्ट्रक्चर में थोड़ा सा सुधार आया देखने को, तो उसको हम क्या बोलते हैं? होमो इरेक्टस बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? पिथिकैंथ्रोपस बोलते हैं इसको। ये कभी कभी क्रम पूछ देता है कि निम्नलिखित में से सही क्रम को बताएं, और ये क्रम में ही आगे पीछे दे देगा आपको। तो एंशिएंट हिस्ट्री में जो क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो इस समय के, ये सब चीज ज्यादा थोड़ा ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्या है? होमो इरेक्टस के बाद क्या आया? निएंडरथाल। अब यहां से लोगों को अक्षर का जानकारी धीरे धीरे करके लेटर का जानकारी हो गया, और उसके बाद क्रोमेगन, इसको हम क्या बोलते हैं? होमोसेपियंस। इस प्रकार से मानव सभ्यता का विकास हुआ है। तो वर्तमान में जो जो सीक्वेंस हमारा देखते हैं, जो होमोसेपियंस है, वो क्रोमेगन का के बाद का हमारा जो पूर्वज रहा है उसको क्या बोलते हैं? क्रोमेगन। उसके पहले वाले पूर्वज क्या बोलते हैं? निएंडरथाल। उसके पहले पिथिकैंथ्रोपस, या फिर इसको होमो इरेक्टस भी बोलते हैं। और ये तो सबसे पहले शुरुआती आदि मानव का, कभी कभी पूछ देगा शुरुआती आदि मानव को क्या कहा जाता था, तो क्या बोलेंगे? ऑस्ट्रेलोपिथेकस बोलते हैं, या फिर इसको आदि मानव भी बोलते हैं। ठीक है, थक तो नहीं गए पढ़ते पढ़ते? पक्का ना? ये था हमारा पूरा पाषाण काल। अब हमारा क्या है देखिए, ये मध्य पाषाण काल। देखिए, ये मिटा क्यों नहीं भाई? मध्य पाषाण काल। ये सब पाषाण काल, पाषाण काल समझते हैं ना, जो पत्थरों का युग। उस दुनिया में, उस जमाने में केवल पत्थर का इस्तेमाल होता था। मतलब हथौड़ी हो, कुल्हाड़ी हो, जो भी चीज है वो सब पत्थर से बनाया जाता था। अब देखिए, मध्य पाषाण काल जब आए तो थोड़ा सा जो हमारा जो औजार था उसका जो साइज है थोड़ा सा छोटा हो गया। क्योंकि पहले क्या होता था, अब शिकार करने के लिए मान लीजिए आदमी गया, इतना बड़ा पत्थर लेके गया, एक तो इतना भारी उठा के ले जाना, और फिर जब तक फेंके तब तक जानवर भाग गया। सोच के देखिए, उस जमाने में लोग मछली कैसे पकड़ते होंगे, कितना मुश्किल होता होगा। आदमी मछली पकड़ना भी बाद में सीखा, पहले नहीं आता था मछली पकड़ना। अब धीरे धीरे क्या होने लगा? लघु पाषाण उपकरणों का, ये क्या लिखा गया, गलती हो गया, निर्माण है। ठीक है, ये दो कलर क्यों चल रहा है भाई अपने आप? दो कलर सेट हो गया क्या? पता नहीं, चले जो भी है सब ठीक है। तो अब पत्थर का साइज क्या हो गया? छोटा। अब देखिए क्या होने लगा, अच्छा छोटा अगर औजार होगा उससे मछली को मारना ज्यादा इजी होगा, और बाकी जो पक्षी वगैरह उसका भी शिकार करना क्या होगा? आसान। तो अब मछली पकड़ने लगा और पक्षियों का भी शिकार करने लगा। अब उसके खाने में दो चीज वैरायटी बढ़ा। क्या क्या बढ़ा? मछली और पक्षी। अभी भी देखिएगा सब कच्चा ही खा रहा है, अभी आग वाग का आविष्कार हुआ नहीं है। आग का आविष्कार तो बाद में होगा, चाक का पहिया का आविष्कार तो बाद में होगा। कुछ नहीं करना, सीधा लेना है वो खा लेना है। कभी हॉलीवुड का कोई मूवी देखे हैं? देखें गेम ऑफ थ्रोन्स? कभी आप गेम ऑफ थ्रोन्स या वाइकिंग्स, एक वेब सीरीज, बहुत अच्छी वेब सीरीज है हॉलीवुड का, उसमें आपको दिखाएगा कि यार पुराने कैसे जंगली तरह से। हाँ, अच्छा, आप इंसानों का, हम सभी का पूर्वज कौन है ये जानना चाह रहे हैं? हम सभी का वास्तव में पूर्वज कौन है? तो एक लाइन में याद रखिए, अमीबा। अमीबा। अब वो एकल देखिए, अब अमीबा कैसे आया,
फिर ये वायुमंडल कैसे बना, तो फिर आपको बिग बैंग थ्योरी पढ़ना होगा कि पहले एक बहुत बड़ा तारों का एक समूह था, जब आपस में जब विस्फोट हुआ तो कुछ कुछ टुकड़े जो बढ़ते चले गए, तो एक टुकड़ा हमारा पृथ्वी के आसपास का जो टुकड़ा था ये सन का ही टुकड़ा है, क्या है हमारा, पृथ्वी। बिग बैंग का थ्योरी तो यही करता है, और बाकी तो फिजिक्स का रूल चल रहा है वहां पे। एक न्यूक्लियस है तो बाकी इलेक्ट्रॉन की तरह चक्कर लगा रहे हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का कमाल है यहाँ पे। और कुछ पूछना है? तो फिर वही बात है, जैसे आप लोग देखते हैं कि रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, क्रम जो है हमको तो वही बताया गया। हम लोग फिलहाल जब तक वो सिद्धांत गलत नहीं होता है डार्विन का, तब तक तो उसको सही मानना पड़ेगा। अभी तो रिसर्च चल रहा है उस पर, बिग बैंग थ्योरी पे बहुत काम चल रहा है, ये दुनिया बना कैसे, है ना। और फिर वो पूरा का पूरा जो हमारा डायनासोर का जो प्रजाति था, डायनासोर विलुप्त क्यों हुआ, बहुत सारे मिस्ट्री है। मिस्ट्री इतने सारे हैं कि आपको लगे अब हर सवाल का जवाब मुश्किल है, पर फिलहाल हम लोग के पास जितना आंसर है, इतिहास का एक रूल है, जब तक आपको नया चीज जानकारी नहीं है तब तक जो रिसर्च में आया है हम लोग को वही सही मानना पड़ेगा। अब जैसे धौलावीरा के बारे में हम लोग क्या जानते थे कि भारत का सबसे बड़ा पूरा स्थल धौलावीरा है, लेकिन जैसे राखी गढ़ी का खोज हुआ तो अब लोगों को लगा यार ये क्या हो गया, ये तो धौलावीरा से भी काफी बड़ा है। धौलावीरा छोड़िए, जो मोहनजोदाड़ो था उससे भी बड़ा है। सबसे बड़ा पूरा हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल वो माना जाता है, राखी गढ़ी। तो रिसर्च जब होता है, जब कुछ आविष्कार वगैरह होता है, कुछ खोज खबर होता है, तो फिर इंफॉर्मेशन चेंज भी होता है। ठीक है, अब देखिए मछली पकड़ने के लिए या पक्षियों का शिकार करने के लिए, पक्षी आपके पास तो खुद चलकर आएगी नहीं, मछली भी चल के नहीं कि प्लीज हमें आके शिकार कर लो। आपको क्या करना पड़ेगा, फेंक के मारना पड़ेगा उसको, प्रक्षेपास्त्र थ्रो आउट करना पड़ेगा, आपको निशाना लगाना पड़ेगा। तो अब धीरे धीरे आदमी, वही जिसको आप गुलेल कहते हैं, प्रक्षेपास्त्र तकनीक का विकास हो गया। अब आदमी को शिकार करने के लिए जानवरों के नजदीक नहीं जाना पड़ता था, बल्कि दूर रह करके भी हम जानवरों का शिकार कर सकते हैं। जबकि इससे पहले क्या था, इंसान जाता था शिकार करने के लिए और शिकार होकर आ जाता था, मतलब शिकारी खुद ही शिकार बनकर आ गया। क्योंकि पहले जानवरों को नजदीक जाके मारना होता, बड़ा सा पत्थर लिए फटाक से मारे, और फिर एक सप्ताह का पार्टी चल रहा है, एक सप्ताह 10 दिन चल रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, मांस खराब हो गया फिर जो हो गया, जिंदा रहना है तो खाना पड़ेगा। उस समय तो उसको अनाज वगैरह खाने का उतना आइडिया भी नहीं था उसको। ठीक है, तो प्रक्षेपास्त्र तकनीक का विकास होने से क्या होने लगा, तीर कमान का विकास होने लगा। अब लोग तीर धनुष से दूर से रह करके शिकार वगैरह, गुलेल वगैरह भी आप कह सकते हैं, वो सब चीज का भी आविष्कार हो चुका था। अब ये एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा फैक्ट। देखिए ये तो समझने वाला चीज था। फैक्ट ये है कि आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि पशुपालन का विकास निम्नलिखित में से सबसे पहले कहां पे पाया गया, मतलब उसके साक्ष्य कहां पाया गया, क्या बताना है। बागौर कहां पड़ता है, ये राजस्थान में है। सबसे पहले वहीं से पता चला कि इंसान धीरे धीरे करके पशुपालन करना सीख लिया, और कुत्ता पहला जानवर जिसको हम पहले पालना सीखे। उसके अलावा अब देखिए हम लोग तीर धनुष तो सीख लिए हैं बनाना, ऐसा तो नहीं कि केवल हम जानवर को मारेंगे, जरूरत पड़ा तो किसी आदमी को भी निपटा सकते हैं। अच्छा देखिए, जैसे जैसे लोगों के पास संसाधन बढ़ते चला गया तो विवाद भी बढ़ते चला गया। अब मान लीजिए दूसरे आदमी के पास बहुत सारा मांस का टुकड़ा है, हमारे पास नहीं है, तो चाहेंगे ना कि हम उसको ले लें किसी तरह से। पहली बार, इससे पहले कभी भी युद्ध वगैरह का नौबत नहीं आया था। पहली बार ऐसा हुआ कि युद्ध और मानवीय आक्रमण की शुरुआत, लड़ाई झगड़ा का शुरुआत अब शुरू हो गया धीरे धीरे। कि जैसे जैसे संसाधन होने लगा, लड़ाई का सबसे बड़ा वजह मिल गया संपत्ति। आज भी तो हम लोग संपत्ति के लिए लड़ते हैं, भाई भाई को मार देता है। तीर कमान क्या मिला, वो तो निपटाने लगा आदमी को। ये सबसे पहले युद्ध का जो आक्रमण का जो शुरुआत हुआ, उसमें जो साक्ष्य मिला है वो कहां पर है, सराय नाहर राय, ये कहां पड़ता है, यूपी में। तो पशुपालन का भी कहां देखे थे, बागौर। और युद्ध करने का सबसे पहले कहां देखे हम लोग,
यूपी में देखे थे, यानी कि सराय नहर। ये सब फैक्ट आपको खाली याद रखना है। जब थक जाइएगा तो बोलिएगा, ठीक है, ऐसा ना लगे कि शोषण हो रहा है। देखिए, नवपाषाण काल, हम लोग अब आ चुके हैं कहां पे? नवपाषाण काल। मध्य पाषाण काल जो बीच वाला देखे थे, नवपाषाण काल को क्या बोलते हैं? क्रांति का काल। एक बार हम फ्लैशबैक आपको पहले ऊपर लेके चलते हैं, जो जो भी पढ़ा है। देखिए, इतना गर्मी की स्क्रीन भी गर्म हो गया है पूरा। प्रागैतिहासिक काल देखे थे, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल, है ना। तो हम लोग अभी कहां पहुंच गए? ये मध्य पाषाण काल, ठीक है, क्योंकि पूरा पाषाण का ये सब सारा चीज हो चुका है। मध्य पाषाण के बाद कहां पहुंच गए हम लोग? नव पाषाण काल, और जिसको हम क्या बोलते हैं? क्रांति का काल। क्रांति समझते क्या होता है? क्रांति किसको कहते हैं? नहीं सोच पा रहे हैं? क्रांति मूवी का नाम याद है नाना पाटेकर वाला। देखिए, क्रांति मतलब होता है क्या? बड़ा बदलाव। अरे ये क्या हो रहा है भाई, एक साथ दो दो कलर चल रहा है। ओके, इसका कलर ही चेंज कर देते हैं। बहुत बड़ा बदलाव को हम क्या बोलते हैं? क्रांति। अब जैसे ऐसा ना हो कि जैसे आपके जीवन में जैसे अगले दिन सुबह 5 बजे किसी दिन उठ गए और सुबह सुबह उठ करके आज योगा कर रहे हैं, योगा करने के बाद फिर रनिंग कर रहे हैं, सुबह 7 बजे नाश्ता कर लिए, 7 बजे पढ़ने के लिए बैठ गए, तो आप बोल दी बहुत बड़ा क्रांति कर रही है आज, तो बहुत बड़ा क्रांति हो गया। ये क्रांति व्रांति उतना बड़ा नहीं है, ये क्रांति छोटा मोटा क्रांति बोला जाएगा। कि जो आदमी कभी भी 10 बजे से पहले नहीं उठता था, 3 बजे से पहले सोता नहीं था, वो आदमी सुबह 5 बजे उठ के योगा कर रहा है, बदलाव तो कहेंगे उसको, पर ये बदलाव क्रांति नहीं कहलाएगा। ये आपका रूटीन में कभी कभी चेंजिंग होता है, ठीक है। क्रांति का मतलब होता है कि एक ऐसा परिवर्तन जो सोसाइटी ने कभी सोचा ही नहीं था कि इतना ज्यादा समाज बदल जाएगा। इसलिए नवपाषाण काल को हम क्या बोलते हैं? क्रांति का काल। रीजन क्या है? ये खेती करना सीख गया आदमी, अब उसको दर दर से भटकना नहीं पड़ेगा, इंसानों को अब जानवरों पर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा, अब लोग अपना अनाज खुद उगाएगा और आराम से पेट भरेगा और कहीं भटकने का जरूरत नहीं है। तो कृषि का विकास अगर हो जाएगा तो कृषि के बाद ही, कृषि के विकास के बाद धीरे धीरे समाज का विकास होगा। कृषि के विकास के बाद ही क्या हो जाएगा? समाज का। क्योंकि देखिए होता क्या है कि जब आप खेती कर रहे हो तो आदमी धीरे धीरे क्या करेगा? अपने खेत के आसपास ही रहना चाहेगा, वहीं पे घर बना लेगा, धीरे धीरे और भी लोग आकर के घर बनाएंगे, और ऐसे करते करते क्या हो जाएगा? पूरा का पूरा टोला पहले बसेगा और फिर धीरे धीरे गांव बस जाएगा। आप लोग कभी अपने दादाजी अगर हैं अभी तो उनसे पूछिएगा कि पहले जो गांव था ये हमारा, ये गांव कैसा था। वो बताएंगे आपको कि ये ज्यादातर यहाँ पे खेत ही सब था, ये इतना बड़ा बड़ा घर नहीं था पहले, झुग्गी झोपड़ी सब था पहले। चावल गेहूं कैसे आया था? देखिए होता क्या था, हमारे पास प्रकृति में बहुत सारी चीजें थी उपलब्ध, हमको उसके बारे में जानकारी नहीं था। ऐसा नहीं कि पहली बार चावल हम लोग बना लिए अपने से। प्रकृति की चीजों को देखिए, इंसान किया वक्त के साथ धीरे धीरे प्रकृति के रहस्यों को समझते चला गया। हमारे पास थे बहुत सारे संसाधन, हमको जानकारी नहीं था। अब हम ही मान लीजिए जंगल जाएंगे, अब कई दिनों से भूखे हैं, हमको पता नहीं वो क्या चीज है, अब कौन सा चीज खाने लायक है कौन सा चीज खाने लायक नहीं है हमको पता ही नहीं है। तो कभी तो चखा होगा एक बार, तो लगा होगा नहीं ये चीज खाने लायक, इससे नुकसान नहीं है, तो इसको थोड़ा मॉडिफाई करके पकाया जाएगा। फिर उसको लगा कि नहीं इसको अपने उगा के देखते हैं उगता है कि नहीं उगता है, उगा के देखा उग गया, बोला बहुत बढ़िया चीज है। तो जंगल से थोड़ा बहुत जमा करके लाया और अपने जमीन पे वो जंगल को साफ कर करके वहीं पे खेत बनाया और वहां पे खेती करने लगा। ऐसा नहीं कि धान और गेहूं पहली बार आया, था पहले से, बस जानकारी नहीं था।
प्रकृति में बहुत सारी ऐसी भी चीजें हैं अभी इसके बारे में लोगों को जानकारी अभी भी नहीं है। धीरे धीरे अब तो आदमी क्या नहीं खाता है तो देख ही रहते होंगे, जो जो रील्स बनता है। हमको लगता है कि जितना भी जानवर है, किसी जानवर को हमने छोड़ा? कोई भी जानवर सी फूड के नाम पे सब कुछ खाते हैं। केकड़ा हो, चाहे वो कछुआ हो, मगरमच्छ हो, सांप हो, छछूंदर हो, गिरगिट हो, छिपकली हो, कुछ भी नहीं छोड़ा है। लोगों की जानकारी इतनी ज्यादा, अब तो जो प्राणी जगत है वो खतरा महसूस कर रहा है। इतना भी दिमाग नहीं होना चाहिए था कि अब पूरा इकोसिस्टम पे ही प्रहार। अब तो इतना ज्यादा फिशिंग हो रहा है अभी कि पूरा जो मैरीन इकोसिस्टम है हमारा वो खतरे में पड़ गया। अब तो पर्यावरणविद को कहना पड़ा यार प्लीज अब फिशिंग मत करो, मछली रहने दो पानी में, बहुत जरूरी है इकोसिस्टम के लिए। डॉल्फिन, आप लोग पढ़े होंगे कि डॉल्फिन जो है गंगा नदी को सफाई करता है। कचरा वगैरह जो गंदगी वगैरह होता है वो डॉल्फिन खाती है उसको, इससे पानी जो है साफ रहता है। हम लोग तो यहाँ क्या चलाते हैं, गंगा प्रोजेक्ट योजना। हर साल करोड़ों रुपया किस चीज पे खर्च करते हैं, गंगा की सफाई करने पे। हम लोग हर बार कसम खाते हैं कि गंगा माता को, हम लोग गंगा मैया को साफ करके रहेंगे, और साफ कुछ और हो जाता है। बजट, आम आदमी का पैसा जा रहा है। हम कहते हैं भैया नदी को साफ करने का कोई जरूरत नहीं है, नदी अपना मेंटेनेंस खुद कर लेगा, बस तुम गंदा करना छोड़ दो। ये जो कानपुर के पास जो लेदर इंडस्ट्री है, इतना सारा केमिकल्स और गंदगी उसमें जाता है। कभी आप दिल्ली जाइएगा यमुना के पास, वो नदी में पूरा फैन है, पूरा केमिकल से, वो इतना बड़ा फैन दिखेगा। कभी छठ उठ में देखते होंगे, टीवी में दिखाता है कि आदमी उसी में घुस करके किए जा रहा है। आस्था के नाम पे अंधविश्वास है वो। और कैसे वो इतना गंदा पानी है ना कि आदमी अगर हम लोग जहाँ रहते थे मुखर्जी नगर में, तो वो नाला जैसा ही था, मतलब वो यमुना नदी तो नहीं कह सकते हैं पर वो नाला था। तो हर बार जब प्रीलिम्स वगैरह एग्जाम जब होता था तो सुनने को खबर मिलता था कोई ना कोई सुसाइड कर ही लेता था उसमें कूद के। तो बाद में एक दो आदमी ऐसा भी था जो बच गया था, नहीं मरा। बोला भाई पता है कूदने से नहीं मरता है आदमी, मतलब चोट वोट लगने से नहीं मरता है। वो नाला इतना गंदा है कि आदमी एक बार अगर गिर जाए ना उसमें, तो केमिकल इतना जहरीला है कि मर जाएगा आदमी, उसके स्मेल से मर जाएगा, इतना खतरनाक है वो। पूरा स्किन पे पूरा दाग दाग हो जाता है, भयानक, दिल्ली में। तो गंगा को तो हमने बर्बाद कर दिया। नदी को माता बोल बोल करके जो मजे लिए हैं ना, पूरा का पूरा करोड़ों अरबों रुपया खा गया सब नेता। हम लोग भी क्या दिक्कत है, अरे घर में पूजा पाठ कुछ भी होगा, कहाँ फेंकना है जा करके, वहीं गंगे में प्रवाहित होगा, वरना शुद्ध नहीं होगा। ये धर्म के चक्कर में इतना बर्बाद हुए हैं हम लोग, क्योंकि जब तक हम वहां फेंक, अच्छा आदमी भी जो जलाते हैं, नहीं गंगा के किनारे ही जलाना है और अस्थि उसी में फेंकना है। कभी कोई अस्थि फेंक रहा है, कोई अगरबत्ती का डिब्बा फेंक रहा है, कभी कोई कुछ फेंक रहा है, जिसको जो समझ में आता है, जितना भी अचरा कचरा चाहिए सब गंगा में प्रवाहित कर दो, तो पवित्र हो रहा है, और वहां मछली मर रही है। तो गंगा प्रोजेक्ट का वो समझ लीजिए कि वो एक नंबर का करप्शन वाला चीज है वो, ठीक है। तो ये बार बार आवाज क्यों कर रहा है, ये आवाज कर रहा है क्या? अच्छा देखा जाएगा। हाँ हाँ हाँ, इसलिए शायद हो रहा है। देखिए कृषि के वजह से लोगों में इतना बड़ा बदलाव आया जो आज तक कभी लोगों ने सोचा ही नहीं था। लोगों को अनाज जब पहली बार चखा होगा, सोचिए कि कैसा कैसा लगा होगा। कुछ ज्यादा नहीं आवाज कर रही कि, तो जरा इसको देखें कहां से होगा ये। अच्छा फोन से कनेक्टेड है, अच्छा रुकिए तो। अब तो नहीं होना चाहिए, कहीं जाना तो नहीं ना अभी। जैसे लगे कि थोड़ा ज्यादा हो रहा है हम तुरंत रोक देंगे, ठीक है। मजा आ रहा है पढ़ने में, नहीं भी आ रहा है तो क्या बोलना पड़ेगा, ऑप्शन क्या है ना। देखिए खेती करने के बाद इंसानों का जो रुतबा है ना, वो जो चला बदला है ना, वो रुतबा आज भी दिखता है। आदमी के जेब में जहां थोड़ा सा पैसा हो जाता है ना, आदमी अकड़ के चलना स्टार्ट करता है। वही हुआ उस समय। समाज जब बना, टोला जिसको कबीला कहते हैं, उस जमाने में कबीला बोलते थे, और वो कबीला धीरे धीरे अलग अलग कबीलाओं में बटा, मतलब एक बहुत बड़ा सोसाइटी में अलग अलग कबीला के रूप में जाना जाता था। अब
कृषि के बारे में आपसे एग्जाम में क्या पूछेगा कि सबसे पहले खेती करने का जो साक्ष्य है, एविडेंस है, वो कहाँ मिला था? तो मेहरगढ़। और ये कहाँ पड़ता है? बलूचिस्तान। कहाँ पड़ता है बलूचिस्तान? पाकिस्तान में है। तो सबसे पहले खेती करने का साक्ष्य यहीं पे मिलता है हम लोगों को, मेहरगढ़ में। वहां पे गेहूं और जौ, ये सबसे पुराना फसल है हमारा। धान वगैरह तो मतलब बाद में हम लोग धान के बारे में जानकारी मिला। धान का वैसे भी देखते हो, गेहूं थोड़ा सॉफ्ट होता है, और धान थोड़ा सा, अब देखिए गेहूं को उसको थकूच के उसको ऐसे खा ही लेगा आदमी किसी तरह से, और धान में जो उसका क्या बोलते हैं, उसको खोइया जो होता है ऊपर का, अब उसको कभी धान को कभी सूखा मुंह में लिए हैं? नहीं लिए हैं कभी, लेके मतलब ट्राई मत कीजिएगा वरना कुछ दिक्कत हो जाएगा, मुंह में चिपक जाएगा आपको, कंठ में चला गया तो ना अंदर जाएगा ना बाहर निकलेगा। तो उसका रेशा को निकालना लोगों ने धीरे धीरे सीखा, तब लगा अच्छा अंदर का चीज खाते हैं, तो पहले तो ऐसे मुंह में चबा रहा था वो। ठीक है, तो अच्छा आपको हम पहले बताया कि अगर कृषि का विकास होगा तो निश्चित रूप से ग्राम अस्थाई है वो, और साथ ही साथ खाना पकाओगे किस चीज में? खाना पकाने के लिए क्या चाहिए हमको? मृद भांड, मिट्टी का बर्तन, उसमें खाना पकाते थे हम लोग। और ये मिट्टी का बर्तन कैसा है? कच्चा। कभी बोरसी में खाना खाए हैं? बोरसी, बोरसी, बोरसी नहीं समझते हैं? तो ठंड में जो तापते हैं हम लोग, वो मिट्टी का जो, उसको बोरसी नहीं बोलते हैं? आप लोग की तरफ क्या बोला जाता है? घैला। मिट्टी का नहीं बनाते हैं हम लोग, भूसा वूसा डाल के जो बनाते हैं। तो जो भी नाम है, अब सोच के देखिए अगर उसमें कोई आपको चावल दाल दे दे खाने के लिए तो कैसा लगेगा? खा ही लेंगे, मतलब जब भूखा इंसान हो तो खा ही लेगा। अब कच्चा मिट्टी है, पकाया भी नहीं गया, उसको सिर्फ धूप में सुखाया गया है, अब बर्तन है, उसी में खाना आपको जैसे तैसे। उस समय थोड़ी इतना टेस्ट मैटर करता था, यहाँ भूख मैटर करता है, मिला खाए और फिर निकल पड़े। एक जमाना था, जमाना ज्यादा दिन तो नहीं हुआ है, आप लोग भी देखे होंगे हम लोग भी देखे हैं कि उस समय गांव में लोग ज्यादातर माड़ भात लोग खाते थे, माड़ भात खाते थे और वही खेत में जाके काम करते रहते थे। सब्जी वगैरह भी ढंग से नहीं मिल पाता था खाने के लिए। जो बिहार का जो कल्चर था वो चावल ही लोग, गेहूं तो हम लोग जब हरित क्रांति वगैरह हुआ तो बाद में जाकर के गेहूं का हम लोग पैदावार बढ़ा धीरे धीरे। तो पहले क्या लोग खाते थे? माड़ भात, सब चीज में भाते खाते थे, रात में भी भात, दिन में भी भात, सुबह नाश्ते में भात, दोपहर भी लंच में भात। और गांव में इसको बोलते हैं जलखा और कलुआ, गांव के भाषा में बोलते हैं इसको। जलखा मतलब मॉर्निंग वाला लंच, क्या बोलते हैं ब्रेकफास्ट, और कलुआ मतलब, कलुआ तो दिन वाला दोपहर के खाने को बोलते हैं ना, मतलब खाने को बोलते हैं ना, तो दोपहर का भोजन हो गया आपका एक तरह से। ठीक है, तो उसके बाद देखिए धीरे धीरे लोगों ने क्या सीखा? धातु। और धातु में भी किसका इस्तेमाल किया? सबसे पहले तांबा। अब तांबा से ही धीरे धीरे हम लोग धातु का, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे। चलिए अब इधर देखिए, अब ये हमारा क्या है? आद्य ऐतिहासिक काल। ठीक है, अब यहां से हमारा जो टॉपिक चला वो क्या है? चलो इसको मिटाते हैं, रुकिए। सिंधु घाटी सभ्यता, जिसको हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं, हम लोग मेनली यहीं से अब देखेंगे आगे चल के। सिंधु घाटी सभ्यता है, वैदिक सभ्यता है। वैदिक को भी दो पार्ट में बांटे हम लोग, ऋग वैदिक और उत्तर वैदिक, दो पार्ट में अलग अलग बांटे हुए हैं। फिर सबका टाइम पीरियड आप देख ही रहे हैं, हालांकि अलग अलग किताबों में इसका डेट अलग अलग देता है, उससे कोई मैटर नहीं करता है। कहीं पे हो सकता है कि 2700 से 1700 देता है, तो वो सब पे टेंशन नहीं लेना है उतना। और ऐतिहासिक काल में आप देख रहे हैं ये सब है, ये पूरा हिस्ट्री का आपका सिलेबस है। ये आपका प्राचीन भारत, यानी ऐतिहासिक काल जो हम लोग, जो मेनली जहां से इतिहास को हम लोग ज्यादा डीपली पढ़े हैं, जहां तक जानते हैं, प्राचीन भारत 600 बीसी से लेकर के। अच्छा बीसी और एडी जानते हैं ना क्या होता है? बीसी मतलब क्या होता है? बिफोर क्राइस्ट, यानी कि यीशु मसीह के जन्म से पहले का समय। और एडी मतलब क्या होता है? एनोडोमिनी, एनोडोमिनी बोलते हैं उसको, यानी ईस्वी। तो ये हम देख रहे हैं मध्यकालीन भारत है, आधुनिक भारत है, ये तो हम लोग जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे हमारा सिलेबस इसी सीक्वेंस में चलते हैं। ये पूरा सिलेबस है, आपको हम दे देंगे, एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, ये पूरा का पूरा हिस्ट्री का सिलेबस है, हम लोग को यही कवर करना है। आज हम लोग इतना रहने दें, बाकी हम लोग कल पढ़ते हैं।